जरूरी नहीं है आपके लिए, आप उस काम में खुद को इन्वॉल्व ना करें। सबसे पहली चीज, सब चीज ये कि हम अपने टाइम को मैनेज किस तरह करें। हमें टाइम मिल नहीं रहा होता, बिलीव करें, आप अपने दिन के जितने भी आपके काम है ना उनको आप फिंगर टिप्स पे गिन लें और लिख लें, आपकी वो सारे के सारे काम 4-5 घंटों में हो जाएंगे। बाकी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। हमारे पता है हमारे बच्चों का एक सिंड्रोम है, वो सिंड्रोम ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 बजे पढ़ने बैठना है और अभी 9 बजने में 4 मिनट है, मैं ये सोचूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि मैं 4 मिनट, oh my God, I guess I left the meeting. Am I audible to you? अतील आप मुझे बताइएगा। जी जी मुनीब भाई, यू आर ऑडिबल। राइट, तो अच्छा, so the point is what I was talking about, I just received a call, random call। अच्छा, हम टाइम को मैनेज कैसे करेंगे? आप पता है हमारा मसला क्या है आजकल की हमारी सोसाइटी का, हमारे वक्त में बहुत बेबरकती है। आप यकीन जाने दिन शुरू होता है रात होती है दिन खत्म होता है, यू डोंट नो आपके 24 घंटे कहाँ गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी जितनी भी रूटीन मैनेज करना चाहते हैं, आप उस सारी रूटीन को अपनी 5 में मैनेज करें कि अच्छा, फजर से जोहर तक ये चीज, जोहर से असर ये चीज, असर से मगरिब ये चीज। तो आप अपने दिन को 5 ब्रेक्स में डिवाइड करें और उन 5 ब्रेक्स में आप अपने काम को डिवाइड कर आप फील करेंगे कि जितना मर्जी आप कह लें कि मुनीब ख्वाबों वाली बातें कर रहे हैं, मुनीब हमें कोई जादू की छड़ी घुमा कर दे कि हम अपने पेपर में वो लिखें और हमारे जो है वो 800 में से 800, हमें जो कि फाइनल ईयर में आपके 800 में से नंबर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपके 1000 में से नंबर आते हैं, फोर्थ में आपके 900 में से मार्क्स आते हैं। तो यू वांट अभी ना जो कि आपका थोड़ा सा जहन इमेच्योर है, प्रोबेबली कुछ बच्चों का जहन मुझसे ज्यादा मैच्योर हो इस टाइम पे सुन रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग यू दिस, लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा जज्बाती हैं, उन नहीं करेंगे। तो नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं उन्हें रिवाइव करूंगा और ताकि आपको समझ आए कि ओहो ये तो मुझे पहले पता था, लेट्स डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल एज वी कैन। सो आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें। और मैं बता रहा था कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कहो कि नहीं भाई, मतलब अब्रॉड में भी तो लोग जो है, जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, वो भी तो इस तरह प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यू आर मुस्लिम्स, यू नीड टू कंसिडर इट दैट आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, यू यू हैव दैट इन पर्टिकुलर। I guess you got my point. I won't give more time on it because time is very important. Considering the time बहुत important, I will move on. Opportunity जो है वो आपने मिस नहीं करनी। Whenever the door is knocked, you open the door and get the opportunity. तो हाउ टू हंट देम, अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है? आप हमारी यूनिवर्सिटी में से सेकंड मॉर्निंग की जीआर थी, आई गेस, शी अप्रोच्ड मी कि मुनीब भाई आपने हमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स का बताया था, तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एक जो चैनल है जिसका नाम है स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कॉर्नर, स्कॉलरशिप कॉर्नर के नाम से एक व्हाट्सएप का चैनल है, उसका मैं लिंक अदिल को भी फॉरवर्ड कर दूंगा, अपने तमाम CRGRs को जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, ताकि लॉर्ड्स कॉलेज जितनी भी हमारे पास इस वक्त तमाम जहाँ जहाँ से भी मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैनल का लिंक पहुंच जाए। वंस यू ज्वाइन दैट चैनल, उस पे हर छोटी बड़ी मास्टर्स, PhD, बैचलर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट ईयर कुछ बच्चों ने अगर हमें यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, वो चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी डिग्री से, वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में अपनी डिग्री कंटिन्यू करें, ठीक है, 1 साल उन्होंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ के देख लिया, उन्हें जरा मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वो प्राइवेट फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड्स कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पर पढ़ के जो है वो फील नहीं आ रही कि बाकी को मजेदार पढ़ाई हो रही है, लेकिन सही बात है उन्होंने फीस लॉर्ड्स कॉलेज में भी पे करनी है, अब्रॉड में भी पे करनी है। अगर आपके आपको मिलता है जो कि आपको कम फी में जो है वो BS स्कॉलरशिप के साथ बैचलर्स ऑफ मतलब फार्म डी की अपॉर्चुनिटी है, किसी भी और सब्जेक्ट में BS की अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन करने के लिए दे रहा है कोई भी कंट्री, तो आप वहाँ के लिए अप्लाई, नहीं आपने अप्लाई करना तो आप एटलीस्ट चेक कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको कोई चीज अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है तो आपने उस करना है। आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, एक्सचेंज प्रोग्राम है, एडमिशन है, वहां पर एडमिशन लेने, एक्सचेंज प्रोग्राम अचीव करने के लिए ना एक चीज होती है बहुत जरूरी, जिसको आप लोगों में से मेरा ख्याल है काफी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी SOP नहीं बनाई होगी, काफी बच्चे हैं जो है वो CV नहीं बनाई होगी,
फोर्थ ईयर तक आकर आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, बिकॉज मैं भी उन बेवकूफ नहीं कहूंगा, लापरवाह बच्चों में से था जिन्होंने फोर्थ तक अपनी सीवी को सीरियसली नहीं लिया था। मैंने फोर्थ क्रॉप तक किया बड़ा कुछ था, लेकिन अपनी सीवी जो है ना वो सीरियसली नहीं बनाई थी। तो मेरे पास काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई कि मुनीब ये जो है एक्सचेंज प्रोग्राम है, मुनीब एक ये स्कॉलरशिप है, मुनीब एक ये प्लेटफॉर्म है, एक ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सीवी भेजें। अब मुनीब साहब मुंह उठा के देख लेंगे, मेरे पास सीवी नहीं है, और सीवी बिल्ड करना इज एन आर्ट। अब अ ब्यूटीफुल एंड अ प्रोडक्टिव सीवी बिल्ड करना एक आर्ट है। सोशल मीडिया है आपके पास? जी है। चैट जीपीटी है आपके पास? जी है। यूट्यूब है? जी है। इंस्टाग्राम है? जी है। व्हाई वुड यू वेस्ट दैट टाइम इन वाचिंग रील्स? स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर मैं अभी अपना माइक्रोफोन ऑफ करूं और किसी एक बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट करूं, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी सामने समरा नजर आ रही है, मुझे आयशा का नाम नजर आ रहा है, मैं रैंडमली अगर किसी से भी कहता हूँ कि बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आई एम श्योर दैट प्रॉब्ली कोई एक बच्चा ऐसा हो अच्छा जिसको अपना आप इंट्रोड्यूस करना आता हो बड़े अच्छे से, बट इफ आई टेल यू कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू आर ब्लैंक। तो देखो, ये बहुत बेसिक स्किल्स हैं। और नेक्स्ट, मैंने तो डायरेक्टली आपको कह दिया था कि बेटा टेक्नोलॉजी सीखो, टेक्नोलॉजी से पहले बेसिक सीखो, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। खुद को इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ा स्किल है। फॉर एग्जांपल, आपको मतलब जिंदगी में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कई दफा आपको आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट ही इस बेस पर कर लेंगे कि बच्चे ने क्या ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दी है अपने आप की 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर उसने अपनी पूरी लाइफ की अचीवमेंट्स और अपने आप को इस तरह समराइज करके बताया है, इतने ब्यूटीफुल, इतने छोटे सेंटेंस और इतने जामिया सेंटेंस का बच्चे आपको इंटरव्यू ब्लोन अवे हो गए हैं और अपनी वोकैबुलरी बिल्ड ऑन करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपका एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम में ये हर दफा करूंगा, टाइम नहीं लूंगा, टाइम आपका ले लेता था। मैं फॉर एग्जांपल आपको आजकल ना मैं सीख रहा हूँ जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि यूएस जाना पाकिस्तानी के लिए, यूएस मूव करना, वीजा अप्रूव करवाना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो मैं लाई नहीं करूंगा सारी जिंदगी कि मुझे यूएस का वीजा नहीं मिलेगा तो मैं मुंह उठा के बैठा रहूंगा और वेट करता रहूंगा। आई वांट वेट, बिकॉज प्रोबेबली यूएस इज नॉट माय थिंग। अभी तो मुझे आने वाले कल का नहीं पता। अब वो बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं एमबीबीएस ही करना है यहाँ। ओके मामा, आई एम सॉरी, बच्चे काफी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ एमबीबीएस कराएंगे या मरांगे, यहाँ भुट्टो पे मोहर लगेगी, यहाँ तो मोहर भुट्टो तीर पे लगाएंगे या फिर हम नहीं लगाएंगे। इस तरह का एटीट्यूड आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। योर लाइफ शुड बी फ्लेक्सिबल, यू ऑलवेज शुड हैव अ प्लान बी। लेकिन प्लान बी पर रिलाई करते हुए प्लान ए को छोड़ देना हमाकत है। अपना पूरी एफर्ट प्लान ए पे लगाओ, भूल जाओगे कोई प्लान बी भी था। लेकिन जब आपको नजर आए कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, प्लान ए काम नहीं कर रहा, फिर किसी बड़े से मशवरा करो कि भाई मैंने ये प्लान ए किया था, इस प्लान ए करने के लिए मैंने ये काम किए थे, इस प्लान ए को फॉलो करने। ये बातें आप लिखो, जितनी हद तक लिख सकते हो, पॉइंट्स बना के, एरोस बना के, वर्ड लिख के, यू राइट इट डाउन। तो भाई मैंने काफी कोशिश की है कि मैं इस प्लान ए को फॉलो करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। शायद आपको वो कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि प्लान ए का वो रास्ता आपको पता ही ना हो, तो आप उस तरफ चल पड़ो। अगर नहीं किसी भी सूरत काम करता, देन यू हैव प्लान बी। ठीक हो गया? तो ये है वो स्किल जो आपने, सिर्फ अगर आप डिग्री लेकर बाहर निकले हो तो आप मतलब, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड एंड आई अगेन शुड नॉट यूज दैट, आपने गधों वाली हरकत की है। सिर्फ आपने एक यूनिवर्सिटी में सर नीचे डाल के, बिल्कुल सर नीचे करके आपने पढ़ा, 5 साल पेपर दिए, डिग्री ली, बाहर आए, 25,000 की नौकरी स्टार्ट की, और वो 25,000 में इंक्रीमेंट होते होते आप बूढ़े हो गए, आपको 50,000 रुपये मिल रहा है, तो वो फिर आपने अपनी प्रोफेशनल डिग्री की कदर नहीं की। प्रोफेशनल डिग्री को प्रोफेशनल करने के लिए यू नीड कॉन्टैक्ट्स। आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल, अदील इज इन योर कॉन्टैक्ट, मुनीब अदील के कांटेक्ट में है, तो आपका अदील के थ्रू मुनीब से कांटेक्ट हो गया। अब मुनीब का कांटेक्ट है नवाज शरीफ के साथ, अब आप अदील और मुनीब के थ्रू नवाज शरीफ से कांटेक्ट कर सकते हो। नवाज शरीफ का कांटेक्ट है व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ। आप, तो इट इज हाउ द चेन वर्क्स। आपके कांटेक्ट्स होने चाहिए। तो अभी से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जहां भी आप हो, अपनी यूनिवर्सिटी का जो बांका सजीलापन होता है ना, जो नए नए बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं और यूनिवर्सिटी की रौनकों को और आज़ादी को देखकर वो पुट्ठे काम में लग जाते हैं। पुट्ठे काम से मुराद कुछ भी हो सकता है, वट एवर यू थिंक ऑफ इट। तो उन कामों से आप अवॉइड करें। ठीक है, एक मैं आपको लाइन जरूर कहूंगा, लिबर्टी, जो लिबर्टी होती है ना, आज़ादी, वो सबसे बड़ी आजमाइश होती है। क्योंकि जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में होते हो ना, आप
जो काइंडली बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं वो सिर्फ मुझे 5-10 मिनट और दें, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। कंप्लीट द इनकम्प्लीट, लर्न द अनलर्नड दैट आई टोल्ड यू, कि जो चीजें आपने नहीं की, आपने अभी तक नहीं सीखा कि आपने किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आपने किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो बच्चा आज के दौर में कुछ अर्न नहीं कर रहा, वो इस फैसिलिटी को वेस्ट कर रहा है। दैट्स इट, इससे आगे मजीद मैं कुछ नहीं कहूँगा। कि आप मतलब टेक्नोलॉजी को लर्न करो। आप जरूरी नहीं है कि आप फार्मडी करते करते सिर्फ फार्मडी में हो और 5 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिलती, 5 साल बाद आज तो अगर किसी को 60-70 हज़ार की नौकरी मिल जाती है ना बच्चों, तो वो समझते ठीक है। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर आपको 60-70 हज़ार की नौकरी मिलती है और आपके घर का किराया 60 हज़ार, हु नोज कि 5 साल बाद पाकिस्तान का फाइनेंस कहाँ पर होगा, पैसे की वैल्यू कितनी गिर चुकी होगी, कितनी बढ़ चुकी होगी, 5 साल बाद क्या होगा, हु नोज। तो इसीलिए आपको अपने आप को 5 साल बाद के लिए तैयार करना है। तो दूरअंदेशी बड़ी जरूरी है, और दूरअंदेशी ऐसे नहीं आ जाती, दूरअंदेशी पढ़ने से, सुनने से, प्रैक्टिस करने से आती है। तो एक्सप्लोर, चेंज प्रोग्राम एक्सप्लोर करो, स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करो। हाउ डी पर मैंने आपको बता दिया। कई बच्चों को सवाल है, आज के बच्चों को सवाल है, इन पर्टिकुलर आई विल एड्रेस दैट, हाउ टू गेट गुड मार्क्स। आई टोल्ड यू यूज डिफरेंट कलर्ड मार्कर्स, और इसके अलावा क्या था, अपने पेपर को ब्यूटीफाई करो और अपने एग्जामिनर रीडर के लिए जितना पेपर आसान कर सकते हो, जितना खूबसूरत बना सकते हो, फूल बूटे नहीं। आई रिपीट, ये गलती मैंने फर्स्ट ईयर में की थी, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गॉट रियली गुड मार्क्स। लेकिन आप, और मैं ये इंटर से करता आ रहा हूँ कि मैं कट मार्कर्स, हाँ सुभान अल्लाह, खूबसूरत राइटिंग में मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका नतीजा पता है क्या होता है? उसका नतीजा होता है मेरा पेपर पूरा नहीं होता। यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे बड़ा जो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास एडवाइस है ना, वो है कि अपना पेपर पूरा करो। एक बच्चे ने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके 80 आएंगे? ही शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 60। अगर वो 50 लेके पास हो रहा है, उसकी बड़ी, उसको अल्लाह का बड़ा करम है उसमें। वो बच्चा जो 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि शायद मेरे 70-80 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो पेपर 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए हर सूरत। अदील, डू यू वांट टू से एनीथिंग? जी मुनीब भाई, मैं कह रहा था कि हाउ टू स्टडी पे थोड़ा सा आप लास्ट में बता दें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, तो इसलिए आप जरा बता दें हाउ टू स्टडी, जस्ट अपना मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। ठीक है, हाउ टू स्टडी में एज फार एज आई रिमेम्बर व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इज दैट यू नीड टू सिट डाउन टू स्टडी। पहले तो पढ़ने के लिए आओ ना, खुद को मैंने बताया था। पता है एक बात जो मैं यहाँ पे आर्ग्यू करना चाहूंगा बच्चों, पता है प्रॉब्लम क्या है हमारी हमारी साइकोलॉजी की? ह्यूमंस आर मेड टू रिलैक्स। हमारी जो फिजियोलॉजी है ना, हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो मेंटालिटी है, वो चाहती है आराम करना, कि हम रिलैक्स करें। मुशक्कत में खुद को कोई नहीं डालना चाहता। जब पढ़ने के लिए बैठेंगे, सामने किताब खोलेंगे, फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, सबको मौत पड़ती है। लेकिन कोई नहीं बाहर से आने वाला आपको बताने के लिए कि मुनीब पढ़ो, आपको खुद से अपने लिए पढ़ना पड़ेगा। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन टू स्टडी। उससे बड़ी बात हाउ टू स्टडी में पहली चीज ये है कि अपने सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें। अपने सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए आप पेयरिंग करो, एक इजी एक डिफिकल्ट। 2 सब्जेक्ट ले लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड प्रॉफ से। थर्ड प्रॉफ में हमारे पास कोग्नोजी है, उफल्ला बहुत टफ है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, बड़ा मुश्किल काम है। फार्माकोग्नोजी ले लिया, उसके साथ आपने ले लिया डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग कदरे आसान सब्जेक्ट है, इट जस्ट नीड रीडिंग्स। अगर आप इन कर लिए ना, कैप्सूल को इस तरफ का ये काम होता है, दैट्स इट। तो रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट जो सिर्फ रीडिंग रिक्वायर करते हैं, जिसमें आपको लिखना पढ़ना नहीं ज्यादा पड़ता, ज्यादा ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसको ज्यादा थिंक बैक नहीं करना पड़ता कि इसमें क्या है। तो जो अनकॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, आप अपने टफ सब्जेक्ट साथ पेयर करो। जो आप एनर्जी टाइम है आपका, फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में अच्छा पढ़ सकते हो, टफ सब्जेक्ट को मॉर्निंग में रखो। इवनिंग में अच्छा पढ़ सकते हो, यानी रात में सब सो मर गए हैं और आप आराम से से जो है वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ना चाहते हो रात के टाइम, तो इट्स योर चॉइस। आई विल सजेस्ट इट शुड नॉट बी योर चॉइस। आपको दिन के टाइम जो है वो बहुत खूबसूरत वक्त होता है, उस टाइम आपको करना चाहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू स्टार्ट वहां से करना चाहिए। लेकिन अगर आप नाइट आउल है तो इट्स योर चॉइस। आप शाम के टाइम टफ सब्जेक्ट को पकड़ो, और सुबह के टाइम आप लेट के बैठ के चलते फिरते हल्का फुल्का फोन पे, अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो प्रिंट्स में आप उसको
अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दूं, रीड आउट करना शुरू कर दूं। दूसरी चीज, इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम ये अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इस टाइम पे आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर बुक्स। बुक्स की तरफ जाओगे, बुक्स खोलोगे, जो है वो उधर ही इंतकाल कर जाओगे। आई शुड नॉट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन लिपिन कॉट इज अ काइंड ऑफ बुक दैट इज अ रिव्यू, दैट इज नॉट अ बुक। तो सेकंड और थर्ड प्रॉफ के बच्चे जिन्होंने अपनी फार्माकोलॉजी करनी है और वो कोई नोट्स तलाश कर रहे हैं, तो नोट से बेहतर है कि आप लिपिन कॉट डायरेक्ट फॉरवर्ड फॉलो करो, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं बुक्स रेकमेंड नहीं करूंगा। जिस तरह डिस्पेंसिंग के लिए एंसिल डोजेज फॉर्म जो सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट है, उसके लिए इस टाइम पे एनसील की बुक पढ़ो। अगर आपके पास मुनीर के, जीएम हमाद के, जो कि बहुत फेमस नोट्स हैं जो कि चलते आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, अगर आपके पास वो एक्सेस है उनके लेख की, तो आप उधर से फॉलो करो। यकीन करें आप, हमारे फाइनल ईयर का जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैंने उसको शेड्यूल किया और आई रियलाइज कि ये सब्जेक्ट तो 8 दिन में हो जाने वाला है। बड़ा टफ सब्जेक्ट है लेकिन 8 दिन में हो जाएगा इफ आई डू इट विद फोकस। तो आप अपने सब्जेक्ट की टाइम लिमिट डिसाइड करो, कितनी देर में वो सब्जेक्ट करना है मैंने पूरा, कितने देर में चैप्टर पूरा करना है, 1 महीने। सिट डाउन एंड जस्ट डू इट। इसके आगे कुछ भी नहीं। कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, खुद को कैसे फोर्स कर, ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब वो आपके सामने आप उसको रीड कर रहे हो, मुमकिन ही नहीं कि एक दफा रीड करके आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लो, ठीक है? नॉट पॉसिबल। आपने क्या करना है, आपने उसको पॉइंट्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, जिस तरह आसान लगता है आपने उसको उस तरह लिखना है। वंस यू रीड इट, आपकी आंखों से गुजर गया, बोल के पढ़ा, कानों से गुजर गया और हाथों से जब गुजर गया एक दफा, तो यू कैन एक्सपेक्ट 70% इज इन योर माइंड। लेकिन जब आपने रिवाइज करना है तो वो 100% हो जाएगा आपके माइंड में। थर्ड ऑफ ऑल, स्टडी के लिए जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ो, जरूरी नहीं कि टफ पढ़ो, जरूरी है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन सुथरा सुथरा से उसको रिवाइज करो। पढ़ो 1 दफा, रिवीजन करो 7 दफा। इट इज माई, जो है ना, पढ़ लिया तो यू आर रेडी टू बेस्ट वे पॉसिबल। हाउ टू स्टडी में अगर मेरे जहन में कुछ और आएगा तो मैं आगे जाके कंटिन्यू ऐड कर दूंगा उसमें। गुड मार्क्स लेने के लिए मैंने कल भी बताया था, 3 घंटे हैं आपके पास, आपके पूरे 10 महीनों की स्ट्रगल को अब उतारने के लिए। नीब अब्दुल मुनीब अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होता है, वो इस इंटेंशन से एंटर होता है कि मैंने इस पूरे हॉल में सबसे बेस्ट पेपर करना है। आता है नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेबस पूरा कवर किया। हाउ टू स्टडी में उनके पास सिलेबस कवर करें पूरा। जो पास पेपर वाले सवाल है ना, उन पास में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के पढ़ना है, और जो नहीं है भी उनको आपने पर जो क्वेश्चन कभी नहीं आया, आप चूंकि माशाल्लाह लकी लोग हैं, आपकी लक इतनी अच्छी है कि जो कभी नहीं आया वो आपको आ गया पेपर में, और अब आप क्या करेंगे? दूसरे का मुंह देखेंगे यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल 3-4 सवाल है ऐसे जो आपको नहीं आते, आपने कभी पढ़े भी नहीं, रीड भी नहीं किए, कभी सुने भी नहीं। हाउ विल यू केटर विद दैट? सो फॉर दैट, रीड रीड एट लीस्ट रीड, जो कि आपको लगता है अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपना सिलेबस कभी खाली ना छोड़ें। फर्स्ट क्लास में बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है लायोफिलाइजेशन। अब बच्चों को लगता है कभी लायोफिलाइजेशन पेपर में आई नहीं है, लेकिन वो कोई पढ़ता नहीं, तो फिर वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? उसने कभी ये टर्म पहले भी नहीं सुनी थी फर्स्ट सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में। फॉर एग्जाम्पल HLB सिस्टम आ रहा था आपको फर्स्ट के बच्चों को। HLB सिस्टम आपने कम से कम 10th इंटर में पढ़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे हल्का फुल्का भी रीड करते हैं, आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड आइडिया तो उस पर किस तरह कुछ लिखना है, तो कम से कम आप उस पर 3-4 पेज लिख सकते हो विद योर प्रीवियस नॉलेज। लेकिन ऐसी टर्म आपके सिलेबस में अगर है जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है माई लैपटॉप हैज स्टॉप्ड। अच्छा, तो अगर आपने वो कभी नहीं पढ़ी टर्म, तो उस टर्म को आप जरूर पढ़ें। गुड मार्क्स लेने के लिए मैंने बताया आपको कि आप 2 तरह के मार्क्स और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जामिनर आपको गुड मार्क्स जो है वो देगा। इज इट? मेरा ख्याल है मेरी प्रेजेंटेशन बंद हो गई है। अच्छा, अगली मेरी स्लाइड थी मार्क्स मैटर और नॉट।
अभी हमारे पास, मैं 5 मिनट और लूंगा। आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चंस। मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं करते? मार्क्स मैटर करते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि यस यू कैन डू, यू आर डूइंग इट गुड, यू कीप ऑन डूइंग गुड। और इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं कि 75% और 65% बंदा सेम है। बंदा सेम से मुराद बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है। लेकिन जाहिरी बात है कि वो बच्चा जिसने मेहनत करके 75% अचीव किए हैं, उसके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, उसकी रूटीन अच्छी होगी। वो बंदा जो कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करके आ रहा है, तो उसकी मेमोरी अच्छी होगी, ठीक है। और जो बच्चे कम मार्क्स है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मेमोरी कम है, उसकी जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। प्रोबेबली उसके साथ मिसहैप हो गई हो, प्रोबेबली उसने उस टाइम पे वो अटेंड करना हो। अच्छा, मेरे लैपटॉप पर ना एक्चुअली इंटरनेट था, चला गया इस वक्त, इसीलिए आपकी जो स्लाइड शो है बंद हो गया। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ, मार्क्स के हवाले से कि नहीं, मार्क्स अगर आप कहें कि दे डिटरमिन योर फ्यूचर, तो आई एम सॉरी, नो दे वॉन्ट। व्हाट डिटरमिन योर फ्यूचर? स्किल यू हैव, व्हाट यू हैव लर्नड, व्हाट यू कैन गिव टू सोसाइटी। जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप उस कंपनी में क्या एडिशन कर सकते हैं, योर कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये सब कुछ इट विल ऑल डिटरमिन जो है हाउ what will you attain in your second coming life. How to spend time in university, इस पर हमने थोड़ी बात की थी। मेरा ख्याल है हम इसको अगर स्किप भी कर दें, प्रोडक्टिवली अपने यूनिवर्सिटी में टाइम को स्पेंड करना है। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। दिल नहीं कर रहा, पेपर्स आने दो फिर पढ़ेंगे, इसका क्या इलाज है? मैंने आपको एक मूड की थ्योरी समझाई थी। आपका मूड कैसे काम करता है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रेडिक्शन पसंद है। अगर अदील भाई के पास टाइम हुआ तो हम किसी और दिन या किसी और वीडियो में रिकॉर्ड करके उनके यूट्यूब चैनल पर चला देंगे। आप जिसको वो मूड थ्योरी रिकॉल करनी हो वहां पर कर सकता है। अब वो वक्त जिसका इंतजार था आ गया। अभी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर यू हैव इन माइंड, आई एम हियर टू आंसर यू। जी मुनीब भाई, हम ना एक एक करके क्वेश्चन देते हैं, तो या अगर किसी को टाइप करना है तो वो टाइप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है, अगर किसी ने क्वेश्चन करना तो अपने सीवी, हमें सीवी इंप्रूव कैसे करनी चाहिए अपनी? हाँ, अपनी सीवी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज ये मैंने बच्चे को बताया कि ना सीवी आप एक्सेल पे, अब एक्सेल पे सीवी कैसे बनाते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चों के पास बहुत टाइम है अभी ये लर्न करने के लिए कि वर्ड पे सीवी कैसे बनती है। सीवी का फॉर्मेट चाहिए मुनीब, जितना मैंने अपने आप से की है, ये सारी बातें आपको मोटिवेट करने के लिए थी, आपका टाइम बचाने के लिए थी। ये सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो ये मतलब नहीं कि ये सब लेने के लिए चल रहे। आई वुड सजेस्ट यू एंड आई विल रेकमेंड सम ऑफ द चैनल्स। मैं कुछ ऐसे चैनल जो कि आपकी इन डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। सीवी का प्रॉपर फॉर्मेट कैसा होता है, सीवी की समरी आपने कैसे लिखनी है, उसमें किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अपना जो है वो डिटेल्स और अवार्ड्स और अपनी एजुकेशन और अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, दैट्स मेंशन्ड देयर। तो सीवी शुड बी वन पेज, नॉट मोर देन वन। ये सारी बातें बहुत कॉमन और नॉर्मल है। आई विल सेंड यू अ फॉर्मेट ऑफ सीवी दैट यू शुड फॉलो, क्योंकि हम खुद से नहीं बना सकते, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लेंगे हम एक ऐसा टेम्पलेट लेंगे जो बहुत सोफिस्टिकेटेड, जो कैनवा पे टेम्पलेट होते हैं ना, बिलीव मुझे बहुत याद लगते हैं। उन पे आप विजुअल्स डाल देंगे और मतलब टेढ़ी मेढ़ी इमेजेस डाल देंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इट मेक्स इट अट्रैक्टिव? वो बचकाना लगता है। तो आप एक सिंपल व्हाइट पेपर पर अपनी सीवी बनाएं, इट्स सो ऑफिशियल। तो दैट्स व्हाट आई मस्ट से अबाउट सीवी। जी मुनीब भाई, ये ईमान ने अपने हैंड रेज किया है। ईमान, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। मुनीब भाई, ये क्वेश्चन है क्लिनिकल इंडस्ट्रियल वाइवा के हवाले से। वाइवा के एतबार से देखिए, मैंने आपको हाउ टू स्टडी में बताया कि आप ना वाइवा किस तरह, मतलब आपने क्या करना है, आपने जो पढ़ना है ना उसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेना है। और जब आप वो लिख लेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। I guess I can share it now. जी जी मुनीब। अच्छा, मैं बता रहा था, आई वाज टेलिंग यू कि अच्छा वाइवा में आपने जब पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया ना, तो अब मेरे लिए बड़ा आसान होता है कि मैं आधे घंटे के अंदर अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकूं। में ना अगर आप मुझसे कोई टिप पूछो ना, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो पहली टिप और ट्रिक होती है यू शुड बी टीचर की नजरों में,
मतलब वेरी ओपनली आई एम टेलिंग इट टू एवरीवन, आई डोंट नो इस वीडियो और टीम में कौन कौन मेरे साथ है। तो टीचर की नजरों में आपको होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंटर होते हो और वहां पे एक्सटर्नल बैठा है और वहीं पे इंटरनल बैठा हुआ है, तो इंटरनल की नजरों में इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील अ सपोर्ट। ठीक है, पहली तो आपको वो सपोर्ट मिल गई। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि क्लिनिकल में इंडस्ट्री में आपको किस तरह कोई सवाल पूछने वाला है, दैट्स टोटली आउट ऑफ योर ऑर्डर। आपको इंडस्ट्री में स्पेशली अपनी इंटर्नशिप जो अपने इंटर्नशिप की हुई है उसके हवाले से हर मतलब जितना भी आपको आपने अपनी इंटर्नशिप किया है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि मैंने ये किया फिर ये किया, फिर कम से कम आप 2 मिनट के लिए मुसलसल अपने एक्सटर्नल के सामने अपनी इंटर्नशिप को रख सको कि मैंने उसे पता हो वाकई कि वाकई बच्चा काम करके आ रहा है। अच्छा आपने वहाँ क्या किया, जी वहाँ पे हमने इंटर्नशिप की, वो तो सारी बात आपने की, लेकिन आपने वहां पर क्या किया, ही आस्क्ड मी, मैंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट्स गिनवाए, वहां पे ये डिपार्टमेंट थे, ये प्रोडक्ट्स बन रही थी, पहले दिन हमने ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया। मैंने कॉन्टिन्यूसली 2.5 मिनट चुप नहीं किया मैं। उसने फिर मुझसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछा और उसने मुझे कहा ठीक है आप जा सकते हैं। दैट वाज इट। मुझे 2 सवाल पूछे, एक अबाउट माय इंटर्नशिप और एक अबाउट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था फ्रॉम, अच्छा अभी अदील मुझसे ये सवाल करेगा कि मुनीब भैया गोल्ड मेडल के बारे में क्या कहते हैं, तो उस पर मैं बाद में आंसर करूंगा। तो पहली चीज ये कि वाइवा में तैयारी इश्यू होता है, वाइवा में क्या पूछेंगे कैसे आंसर करना है सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वाइवा की तैयारी कैसे करें। एक रात में हमने प्रैक्टिकल भी तैयार करना है और उसी रात में हमने अपनी पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है। उसका है कि आपकी थ्योरी आपके पास 5 से 6 पेजेस के अंदर आपकी थ्योरी लिखी हुई हो। वो कैसे होगी, जब दौरान तैयारी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने खुद के। तो मेरा मेरा मेरी रूटीन है कि मेरा पूरा सब्जेक्ट 10 पेजेस पर होता है, 10 पेजेस के ऊपर वो पूरा सब्जेक्ट मौजूद होता है, जो कि मैं वाइवा से पहले अपना पूरा पूरा सिलेबस में 4-5 दफा रिवाइज कर सकता हूँ। इतनी इतनी मेरे लिए आसानी होती है। तो ड्यूरिंग स्टडी अब अपने, और मैं अपने लिए शेड्यूल ये करता हूँ कि अपने हर टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि इसमें से वाइवा में वो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। जो जो सवाल पॉसिबल जहन में आते हैं बंदा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, वो मैं उसको वाइवा के तौर पे अपने आप को तैयार करता हूँ ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग माय थ्योरी। क्योंकि हर वक्त वाइवा मेरे जहन में होता है कि वाइवा उसने मुझसे लेने हैं, अगर वो इधर से पूछेगा तो मुझे क्या आंसर करना है। सही हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वाइवा इज दैट, अब तो ये चीज बहुत नॉर्मल है, थोड़ी चीप भी है, लेकिन हमें करनी पड़ती है या करनी, मैंने कभी नहीं की वैसे, लेकिन बच्चों की अप्रोच ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो बंदा वाइवा लेने आने वाला है ना, आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें, वो किस यूनिवर्सिटी से और वहाँ वो क्या पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर परवेज जो है वो मुनीब भाई डॉक्टर साहब कैसे हैं, मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब जो है वो ये पढ़ाते हैं कंप्रेशन कंपैक्शन, उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो कंप्रेशन कंपैक्शन टूलिंग ऑफ टैबलेटिंग वगैरह वाले सवाल आप थोड़े पक्के कर लेना, शायद आपसे वो ये पूछे। अब जाते ही डॉक्टर साहब पहले सवाल पूछते हैं व्हाट इज द टूलिंग, टूलिंग से मुराद क्या है। अब बच्चा एक्सप्लेन कर देता है कि टूलिंग ये होती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारे क्लिनिकल का लेने आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो है डायबिटीज पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में, और वो डायबिटीज में बहुत एक्सपर्ट है। वो सवाल शुरू डायबिटीज से करते हैं, एंड डायबिटीज पे करते हैं, वो एंड तब करते हैं जब बच्चा आंसर देना बंद कर जाए। इतना वो टफ वाइवा लेते हैं डायबिटीज से, और सारा वाइवा वो डायबिटीज से लेते हैं। तो वी शुड एक्सपेक्ट कि आने वाला किस तरह के सवाल पूछ सकता है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किस एक्सपर्ट, वो किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में एक्सपर्टीज रखता है। दैट्स इट। जी मुनीब भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पास टाइम सिर्फ 10 मिनट है और आप ना क्वेश्चन के आंसर जस्ट 1 और 2 मिनट में एक्सप्लेन करें। और आपसे भी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन और आए थे, मैं आपसे पूछता हूँ। एक सवाल ये किया गया है, किसी बच्चे ने किया है कि एनालिटिकल जो होती है फार्मास्यूटिकल, जो हमारी जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं, उसको किस तरह प्रिपेयर करें, और सेकंड एमसीक्यू उसको किस तरह प्रिपेयर करें। यस, एमसीक्यू जो है वो एक बड़ा मेजर कंसर्न होता है बच्चों का, क्योंकि एमसीक्यू जो होता है ना मेजरली आपका स्टडी, हाउ टू स्टडी में ये पॉइंट भी ऐड कर लें। आपका पहला सोर्स आपके टीचर्स की स्लाइड्स होनी चाहिए। टीचर्स अपनी स्लाइड्स में से पहली चीज अपनी स्लाइड्स में से एमसीक्यूज बनाते हैं, और एमसीक्यूज टीचर्स खुद बनाते हैं। और अभी तक probably आपके जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने भी टीचर हैं, उन्होंने हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से जो पेपर्स हमने देने हैं ना, उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स बना के एग्जामिनर को भेज दिए। तो एक्चुअली एग्जामिनर के पास जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पेपर्स, उनकी मर्जी होती है, वो क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, वो उन तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पेपर में सेट कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर बना के भेजा हमारे कॉलेज के टीचर ने, एक किसी और कॉलेज के टीचर ने, तो उनमें से देखते हैं कौन सा सिलेक्ट होता है, वो रैंडम होता है।
तो अभी पहला सोर्स है टीचर्स की स्लाइड्स एमसीक्यूज के लिए, दूसरा सोर्स है ऑफिशियल बुक्स। अब ऑफिशियल बुक्स तो आप इस टाइम पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना भी रैंडमली आपको जीएम मार्ट के नोट्स में से मिलता है, जीएम मार्ट के हो, मुनीप के हो, वो अक्सर उन्होंने जो बुक्स उसकी वो उन्होंने कंसल्ट करके बनाई होती है, बुक्स में से कंसल्ट किया होता है, आपको उनमें से मिल जाते हैं। मेजोरिटी जो है वो पास पेपर में से रिवाइज हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पास पेपर में से सिर्फ 5-6 रिवाइज होते हैं, बाकी 15 के 15 न्यू होते हैं एमसीक्यूज आपके लिए। तो एमसीक्यूज के लिए इट्स अ स्ट्रगल। तो सोर्स पहला है टीचर्स की स्लाइड्स, देन ऑफिशियल बुक्स, और उसके बाद अलग से। जी मुनीब भाई, एक और पूछ रहे थे बच्चे कि एफिलेटेड कॉलेज वालों के ना बहुत सप्लीज लगाते हैं, तो उनका क्या हाल है? देखिए, अगर ये सवाल आप प्रिंसिपल से पूछते ना तो ही कुड हैव आंसर्ड इट। किसी चीज का हल होता है उसके सिस्टम का खराब होना। अगर सिस्टम ठीक हो जाए ना तो इसका हल है सिस्टम को ठीक करना, जो कि दूर की बात रिकॉर्ड हो रहा है, मुनीब भाई रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो रहा है। अच्छा अच्छा। खैर छोड़े। और सेकंड मुनीब भाई, आपसे ये पूछना था, बच्चों के क्वेश्चन मुझे पर्सनल भी आए हैं कि मैथ स्टैट के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मैथ स्टैट में, तो मैं इसमें बता सकता हूँ। और अगर आप एज अ सीनियर कुछ बताएं तो फिर इसकी तरह बात कर लेते हैं। मैथ स्टार्ट के लिए मेरा पहला सजेशन है प्रैक्टिस। दूसरा सजेशन है कि वी नो पहली बार अफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे जो है ना वो अपने पीयू के बच्चों से, जो पीयू के सेकंड प्रॉफ के बच्चे हैं, उनसे अच्छे एसोसिएशन में रहे और अच्छे बच्चों के साथ सलाम दुआ रखें जो कि वाकई चीजें आपको वाकई बताएं। तो एक्चुअली मैथ स्टैट्स ना बड़ा ही होता है। स्टैट्स और मैथ्स वो मतलब इतना ओपन सिलेबस नहीं है। हमें पता है इंटरमीडिएट पार्ट 1, इंटरमीडिएट पार्ट 2, इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 की किताबों में से ही सवाल एक्सरसाइजेस होती है, सिलेक्टेड सवाल होते हैं। सर इरफान उल हक थे हमारे जमाने में, वो पढ़ाते थे अपने नोट्स में से, उनके नोट्स। सर जफर थे, पढ़ाते थे। यानी टीचर से जो कवर कराया नहीं आएगा, ज्यादा ओपन सिलेबस नहीं है। और जितना उन्होंने पढ़ा दिया है ना, वैसे कुछ भी आ सकता है, आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है। तो मैथ स्टैट्स को अपना टाइम दे, उसको प्रैक्टिस। यानी आपने अगर 2 सब्जेक्ट चूज किए हैं ना, जो 2 सब्जेक्ट आपने करने हैं, तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए हर रोज। आप हर रोज मैथ प्रैक्टिस करें। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल। बाकी आप बता सकते हैं अदील। जी मैं यही कहूँगा कि पीयूसीबी में जो कवर सिलेबस है ना मैथ स्टैट का, वो उनसे मंगवाएं और वही आप बार बार सॉल्व करें। और जो टीचर के जो स्लाइड्स होंगे, जो टीचर ने पढ़ाया है, उसी को आप बार बार सॉल्व करें। और इसी करें। अनोवा आपको लाजमी आना चाहिए, अनोवा 2, और इसके साथ टी टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। तो जिसको ये आज उसका स्टैट का तकरीबन 75% पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह एमसीक्यूज भी आपके स्टैट में ही कवर हो जाते हैं अगर आपने अच्छी तरह उसको किया हुआ है। तो मुझे भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताएं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को किस तरह करना है, वो भी बच्चे पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेके चलेंगे ना तो मेरा नॉलेज इतना अपडेटेड नहीं है हर सब्जेक्ट। आई सजेस्ट अगर वो आने वाले बच्चे मजीद सवाल करेंगे अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट के लिए यू फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच द सीआर और जीआर फॉर एनी गुड स्टूडेंट। और मैं जितने भी सीआर उन्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कोऑपरेट करें। प्राइवेट कॉलेज के बच्चे बहुत पे करते हैं और पे करने के बाद अगर उनकी सब्टी लग जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका खामियाजा आपके सर पर भी होगा। कल को अल्लाह ने आपने पूछ ले रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने कितना को सपोर्ट किया उन बच्चों को। आपको मैंने ये अल्लाह की तरफ से है ना, मेरा क्या कमाल था, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में सीट मिलती। अल्लाह ने मुझे थोड़ा अपने यहाँ पर सीट बन के बैठे आगे किसी के है। तो जितने सीआर है आपको चाहिए कि वो इन बच्चों को एग्जैक्टली बताएं। और टीचर्स की स्लाइड्स आपका पहला सोर्स है, प्रिपरेशन के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है। और जिस तरह से तरतीब से इंपॉर्टेंस के साथ टीचर्स ने क्लास की सीआर में बच्चों को कराया हुआ है ना, आपने उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है और चीज को प्रिपेयर करना है। बाकी हर सब्जेक्ट के लिए आई गेस वी डोंट हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन। बाकी ये कि मुझे अभी देखा, मैंने एक बच्चे ने सवाल किया था अबाउट आइल्ट्स, कि हम आइल्ट्स का जो है वो अटेम्प्ट करें कि ना करें लाइफ में। हजारों 500 सालों में आपको जब भी मौका मिलता है ना आइल्ट्स अटेम्प्ट करने का, आप जरूर करें। क्योंकि जब आप एक्सचेंज प्रोग्राम या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, या आपने कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो मेरे पास हमेशा मुझे नो, आई हैव नेवर अटेम्प्टेड। टोफल हो, आइल्ट्स हो, ओईटी हो, कोई भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके साथ साथ उसका एग्जाम करना है। तो मेरे
इतने फालतू नहीं थे कि मैं एक ऐसी वो उठा के अटेम्प्ट करने के लिए करता हूँ, बिकॉज अभी आई बिलीव कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं कभी पड़ी, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन इफ इट्स इन योर रेंज, इफ यू कैन डू दैट, तो लाजमी करें ना। इन फ्यूचर अगर आपने बाहर जाना है तो आपको लाजमी करना ही पड़ेगा। मुनीब भाई, एक और सवाल आया हुआ था कि 1 मंथ में सिलेबस कैसे कवर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस 1 मंथ वाला नहीं होता, लेकिन पिछले 2 साल से शायद 1 मंथ वाला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक सब्जेक्ट जितना मर्जी लेंथ, जितना मर्जी लीड और डीट हो, कोलोजी लगा लें, को 15 दिन, एक दिन में 4 घंटे, और 4 घंटे लगाकर 15 दिन एक सब्जेक्ट आप करें, मजाल ही नहीं वो मुकम्मल ना हो सके। ये डिमांड करता है आपकी कंसिस्टेंसी, आप बैठ के पढ़ें। मुनीब भाई, इसमें मैं अपनी एक मैं शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट प्रॉप में और तरफ ये थे कि हम वो नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट में नहीं थे। यकीन करें, मैंने एक वीक के अंदर अपनी सारी थ्योरी उसमें, और जस्ट एक वीक के अंदर, और बहुत टफ सब्जेक्ट और बहुत रिएक्शन भी मैंने इसी तरह की जो मैं तो अब पढ़ें तो वो आपके मार्क्स बाकी आ जाते होते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो आप ही कहने पे चल रहे हैं। वाहिद हल हमारे पास है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू सेट टू स्टडी कंसिस्टेंसी, अपने आप के साथ वादा करें कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, चाहे 2-2 घंटे करके पढ़ें, लेकिन 6 घंटे एक दिन में पढ़ें, 15 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट 100%। राइट आउट लेंथ ऑफ आंसर्स। हाँ, मैं रीड कर जो पूछा हुआ है ना पहले वो बताओ, ठीक है। मैंने जिस तरह कल आपको जिक्र किया था कि मुझे लगता, हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो कि मैं मिस कर, दैट इज कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो चेकिंग क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वो किस तरह, हमारा जो पंजाब कर रहे हैं टीचर्स, मतलब हमारे डॉक्टर हामिद सईद जो है क्लिनिकल के, उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी कि अब ऐसा हुआ करेगा कि टीचर्स अपनी स्लाइड्स प्रोवाइड किया करेंगे, एग्जामिनर को चेक करने वाले होंगे। अगर बच्चे ने आंसर उन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल छापा मारा है, लेकिन जो पॉइंट्स जो बातें स्लाइड्स में डिस्कस्ड है, अगर बच्चे के आंसर में वो चीजें हैं तो वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर बच्चे ने कोई और सोर्स यूज करते हुए उसका आंसर लिखा है और हमारी स्लाइड्स और हमारे दिए हुए नोट्स में से उसका आंसर नहीं बन रहा, तो आपको ऑप्टिमल मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स ऑप्टिमल मिलेंगे, जो कि मेरे नजदीक थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वांट के बच्चे रेगुलरिटी के साथ आए और टीचर्स की बताई हुई चीजों को फॉलो करें। तो एक ये चेकिंग में थोड़ा सा चेंज एक्सपेक्टेड है, दैट आवर टीचर टोल्ड अस एंड आई जस्ट टोल्ड इट यू फॉर दैट रीजन। अच्छा, लेंथ ऑफ आंसर्स, अगेन आपका आंसर 3, अच्छा इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स ना। 20 नंबर का आंसर आई एक्सपेक्ट 6 पेज का होना चाहिए, मतलब 6 साइड्स, 6 पेज नहीं 6 साइड्स का होना चाहिए, और 10 मार्क का क्वेश्चन 4 साइड्स का लाजमी होना चाहिए। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए पेपर की साइड पे टेबल, डायग्राम, क्लासिफिकेशन, मतलब और स्कीमेटिक डायग्राम, कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हैं, अपने सवाल में जरूर ऐड करें। उससे सवाल की ब्यूटिफिकेशन, आपके सवाल के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग और पेपर की लेंथ आफ्टर ऑल इंक्रीज होती है, और वो उसे समझ आती है आपको बाकी चीज का पता है। जो टॉपिक टीचर से नहीं पढ़ाए वो करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो पेपर में आ जाते हैं और अक्सर आ जाते हैं पेपर्स में। इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन जो चीजें टीचर पढ़ाई है वो आपको ज्यादा अच्छे से पहले कवर करनी है, ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देके कवर करनी है। सिलेबस इन 1 मंथ की बात होगी। थ्योरी क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए कितने पेजेस के राइट करना है, आई टोल्ड यू 6 साइड्स मिनिमम होनी चाहिए, हो सकता है इंक्रीज हो जाए। क्लिनिकल के प्रैक्टिकल में आई टोल्ड कोग्नोजी के बारे में बता दें, क्या बता दें, थोड़ी डिफरेंट है, फर्स्ट की सेकंड की डिफरेंट है, और उसके लिए आई मस्ट सजेस्ट यू कि इस तरह आप नोट्स को फॉलो करें दैट आर मोर रिलायबल, क्योंकि बुक्स की तरफ जाएंगे, कंसल्ट करने बैठेंगे तो बस सारी रात कंसल्ट करते रहेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी टाइम बहुत कम है। कल 1 जुलाई है, बच्चे डिटर्मिन करें जिन्होंने तक स्टार्ट नहीं किया, तो कल हमें स्टार्ट करना है 31 जुलाई तक, हर सूरत अपने तमाम सिलेबस कवर करने हैं। आप मैनेज करो। मैं फॉर एग्जांपल, मैं या अदील अपनी आपको एक रूटीन बना के फॉरवर्ड करेंगे, मैंने रूटीन बनाई है कि मैंने इस तरह से कवर करना है, तो कवर हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। और मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूँ कि आप 15 अगस्त के बाद कभी भी अपने एग्जाम एक्सपेक्ट करें, आप ये मत सोचेंगे एग्जाम सितंबर में जाएंगे, क्योंकि अब सेंट्रलाइज सिस्टम है, पेपर्स जल्दी चेक होते हैं और जल्दी रिजल्ट आते हैं। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी इंशाल्लाह विद इन अ वीक आ जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने ज़हन में रखें कि अगस्त 15 के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, और हमें
10 अगस्त तक अपने सिलेबस को कवर करना है, ताकि जितना भी टाइम हमारे पास आगे मिलेगा वो बोनस टाइम होगा और हम रिवीजन के लिए वो टाइम रखेंगे। अभी अपने सिलेबस को कवर करो, उसके बाद रिवाइज करो, उसके बाद फिर रिवाइज करो, जब तक एग्जाम से रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, राइट। और जब आप पेपर देने जाओगे आपको मजा आएगा पेपर देने के बाद कि आपके जहन में चीजें बैठी हुई हैं। पढ़ने से नहीं याद रहेगा, रिवाइज करने से याद रहेगा। तो यू टीचर देते, आई वेंट टू अ टीचर, सर नहीं बेटा आई कैन नॉट, मैंने बड़े कर लेके होंगे एंड ही डिड नॉट प्रोवाइड मी स्लाइड्स। तो वो जो नहीं देते वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप बच्चों से पूछो उन्होंने क्या पढ़ाया, वो आप इंटरनेट से देख लो, किसी भी दूसरी नोट्स से देख लो। नोट्स तो आप जगह जगह डिफरेंट नोट्स अवेलेबल है, कोई भी आप, वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे यूज कर रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल नोट्स हैं उनके सीनियर्स के, ठीक है। नोट्स टीचर्स के मुताबिक नोट्स कभी भी रिलायबल नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास शॉर्टकट है वो। सप्ली बच्चे कैसे बच सकते हैं? पढ़ के, ऑफ कोर्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बता दें, 2 मंथ्स में होल सिलेबस हो जाएगा, नॉट फेयर। प्लीज बता दें कि फर्स्ट हाफ में बायोकेम कैसे कवर करें। तो ये थोड़ा पुराना सवाल है मेरे लिए। आप मेरा मशवरा होगा, मेरा मशवरा शायद अभी टाइम खत्म होने वाला है, आखिरी मशवरा दूंगा आप सबको, और वो ये है कि एग्जामिनेशन इतना खराब क्यों है। अच्छा, इट्स समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अच्छा, मैं बताने लगा था कि आप लोग अपने, मेरी सबसे बड़ी अकलमंदी ये थी कि मैंने आते साथ ही जब मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास में एंटर हुआ ना, मैंने एक अच्छे से अपने भाई बना लिए फाइनल क्लास से, एक मैंने बड़े अच्छे से अपने भाई बना लिए फोर्थ क्लास से, 2 मैंने बड़े अच्छे से भाई बना ली थर्ड से, और मैंने मेजॉरिटी अपने जो सेकंड क्लास के बच्चे थे ना, मैंने क्या किया, मैं गया उनके रिजल्ट कार्ड जो शीट होती है, मैंने उनकी रिजल्ट कार्ड की शीट देखी और मैंने उनमें नाम ढूंढे जो टॉपर बच्चे हैं, ठीक है। उनकी रिजल्ट कार्ड, हम हमारे पता है हमें गजट मिलती है ना, गजट आती है, तो आप वो गजट ले अपने एडमिशन ऑफिस से, आपको मिल जाएगी। आप उस गजट पे टॉपर्स के नाम ढूंढें और आप उनमें से एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट करें, जी मैं फर्स्ट क्लास का बच्चा हूँ, मैंने देखा है कि सेकंड में आप फर्स्ट में आपने टॉप किया था, अब आप सेकंड में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूंगा। That's it। और वहां पे फिर आप, अगर वो बंदा अच्छा निकल आया वो आपको सारी टिप्स बताएगा, और उसकी टिप्स मेरी टिप्स से ज्यादा रिलायबल होंगी, क्योंकि उसके पास न्यू टिप्स हैं, उसके पास रीसेंट टिप्स हैं। अगर आप मुझसे अब फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री पूछोगे तो प्रोबेबली आई कैन नॉट टेल यू इन अ गुड वे, लेकिन आपके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं और उनमें जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप अप्रोच करें। और जो लॉर्ड्स कॉलेज के बच्चे हैं वो पीयू के बच्चों को, फर्स्ट क्लास वालों को, सेकंड क्लास वालों को, पीयू के सीनियर जो आपके इमीडिएट पीयू के सीनियर्स बनते हैं, आप उन्हें अप्रोच करो, और आई होप कि आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे और आपको बच्चे गाइड करेंगे। तो हाँ, हमारे पास कोई और सवाल है अभी? जी मुनीब भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपका नंबर मांग रहे हैं उनके लिए ये है कि हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं एक, जिसमें आपके मुनीब भाई भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और उसके साथ साथ हमारे 1-2 और सीनियर भी ऐड होंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो जब हम फ्री हुआ करेंगे तो आपके स्टडी से रिलेटेड, हर तरह से रिलेटेड हम उसको एड्रेस करेंगे। जी मुनीब भाई, ऐसे ही स्ट्रांगली, जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे ने सवाल पूछा जीएम के नोट से करें, तो जी 100% अभी टाइम ऐसा ही है कि नोट से अपने जो है ना उनको फोर्थ प्रॉप की तैयारी जीएम के नोट से करें, दे आर रियली रिलायबल। गलतियां कहीं हर जगह होती हैं, बुक्स में भी अक्सर गलतियां होती हैं, तो इसलिए नहीं कि आप उसकी पूरी एफर्ट को जाया कर दोगे। तो उसने बहुत अच्छी एफर्ट की है जीएम ने, उसने हर सोर्स से, स्लाइड से, बुक्स से, ऑफिशियल बुक्स में से देख देख कर आपके लिए नोट्स बनाए हुए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और मुझे वैसे ऑनलाइन ये बात जो कि ऑन एयर जाएगी मुझे नहीं एक्सेप्ट करनी, लेकिन मैंने जो कि मोस्टली अपनी तैयारी बायोफार्म की तैयारी मैंने जीएम के नोट से की थी लास्ट ईयर, एंड आई हैड रियली गुड मार्क्स। ओके मुनीब भाई, तो कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सवाल प्रोबेबली अगर कोई रह गया है सवाल तो आप बच्चे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज। जो चीज बड़ी जरूरी है बच्चों, आपके जहन में अगर कोई चीज आती है ना तो आप वो कर सकते हो। मेरे जहन में आया ना कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, तो मैंने वो अचीव कर लिया क्योंकि मेरे जहन में आ गया था। अब मेरे जहन में नहीं आया कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, तो शायद मैं ना बन सकूं क्योंकि मेरे जहन में नहीं आया। तो जो चीज अचीव करना चाहते हो ना उसको सोचो। अगर आपके जहन में बात आ गई है कि आप टॉप कर सकते हो इस साल, तो आप वाकई कर सकते हो। यू ट्राई इट, इफ इट्स इन योर माइंड यू कैन अचीव इट, जस्ट बी डेडिकेटेड। जी जी मुनीब भाई, बस आखिर में मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इन सारी बातों के बाद ना अच्छे नंबर लेना और एक गुड स्टूडेंट बनना आपके अपने हाथ में है, और वो आपका अपना हाथ जो है ना आपके बनाए हुए के हाथ में भी है, यानी कि अल्लाह के हाथ में है। तो ये सारी मेहनत के बाद ना अल्लाह पर यकीन रखना और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है अल्लाह पर यकीन रखना। तो अल्लाह पर यकीन रखें और साथ में अल्लाह के साथ दिल लगे लगाएं, तो इंशाल्लाह आप जो है पास भी हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो ये सारे जो डिस्कशन थी इस हवाले से, तो खैर हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, तो उसका लिंक जो है बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जितने लोग भी हैं उसमें अपने आंसर भी कर सकते हैं और जो भी है वो आप उसमें पूछ सकते हैं। जी मुनीब भाई, कोई और सवाल है? मैंने अपना नंबर जो है फॉरवर्ड कर दिया है, अपना नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, इंशाल्लाह मेरा नंबर ग्रुप में भी होगा, ठीक है। तो वो बच्चे जो कि वाकई ही कोई क्वेश्चन है उनका अभी तक अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट एनीथिंग, दे कैन आस्क मी। बाकी इट्स ऑल अबाउट टुडे, और दैट्स इट। थैंक यू। जी कोई और सवाल है तो आप 1 मिनट पूछ सकते हैं, वरना हम मीटिंग जो है लेफ्ट करते हैं। जी जी ये अगर मुनीर आप भाई, कुछ मुनीर भाई छुट्टियां तो 30 बस नहीं मिल सकती, तो नहीं, यूनिवर्सल है छुट्टियों की। 13 अगस्त, 30 अगस्त से 30th पहले। अगस्त, क्योंकि ना लाइक आई वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद आवर प्रिंसिपल आतिफ रजा, तो ही टोल्ड मी दैट मतलब 3rd वीक ऑफ अगस्त के बाद कभी भी योर एग्जामिनेशन कैन बी। तो मतलब व्हाट इफ इट्स इन सितंबर, व्हाट इफ इट्स इन नवंबर, लेकिन यू शुड हैव अ गोल, क्योंकि हमारे जहन ही बच्चे ऐसे डेवलप, क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा, ऐसे डेवलप है कि इफ आई एम प्रेशराइज्ड टू समथिंग कि मुनीब 40 दिन है सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुनीब हो सकता है 38 डेज में कर ले। लेकिन अगर मुझे पता है कि 3 महीने पड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा हाँ भाई सुकून से करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यू कंसिडर, आप कंसिडर करोगे 15 अगस्त को एग्जाम है, और मैंने हमेशा ऐसी तैयारी की है कि 15 अगस्त को एग्जाम है, 10 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो, और मुझे जितना भी टाइम है वो रिवीजन के लिए स्पेंड करो अपना। और एक दफा फर्स्ट ईयर के बच्चे स्पेशली, आप अपना पेपर एक दफा सॉल्व जरूर करो। जब आप अपना एक पेपर लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बायोकेमिस्ट्री का पेपर देना है, आप अपने सामने 2021 का, 20 का, 19 का जो भी पेपर आपके सामने है वो रखो, और एक दफा सब कुछ बंद करके ना 3 घंटे का टाइमर लगाओ, उसे सॉल्व करो। देखो स्पीड का मसला है, देखो कि सवाल अटेम्प्ट नहीं हो रहा, फिर उस टाइम पे आप अपने सीनियर को कांटेक्ट करो कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, मुझे ये मसाइल आया बीच में, उसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच टू अटेम्प्ट अ वेरी गुड एग्जाम। अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल अटेम्प्ट करने बैठा हूँ 20 मिनट, एक पेज मैंने लिखा है, अगले पेज पे गया हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, अब मैं आगे कौन सी हेडिंग ऐड करूँ, ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिकल है, और मैंने बताया कि आपने हमेशा अपना पेपर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। हाउ हाउ इज द एनवायरनमेंट इन एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल, मतलब बड़े बड़े से हॉल रूम्स होते हैं, एक हॉल में कम से कम 400-500 बच्चे बैठे होते हैं, और पंखे लगे होते हैं, एसी नहीं होते ऑफ कोर्स, और आपकी अगर किस्मत खराब हो तो आपको टूटी हुई सीट मिल सकती है, पंखा बंद मिल सकता है। तो इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेंटर लाहौर में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर, तो वहां पर आपकी एग्जाम थे वो साल, तो प्रोबेबली हम कभी। जी प्लीज। I have question before like yeah. आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली आप टाइप कर दें। 4th प्रॉफ में आप अपनी क्लिनिकल की तैयारी जीएम हमाद से करें। जीएम हमाद हैज गिवन यू, मतलब सबसे पहले तो टीचर्स की स्लाइड आएंगे ना, सर फुरकान और सर हामिद की स्लाइड। सर फुरकान अक्सर प्रोवाइड नहीं करते, सर हामिद प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप 4th के सीआर से पूछते हैं, वी हैव 87 पीपल हियर। स्टोरी ऐसे है कि जब मैं 4th प्रॉफ में एंटर हुआ था ना, तो मैंने उसी दिन मुझे पता चला ना कि यहाँ पे 4th प्रॉफ में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में टॉप करने पर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में टोटल जो है 3 गोल्ड मेडल्स होते हैं। पहला गोल्ड मेडल होता है 4th प्रॉफ में उस बच्चे को जो थ्योरी दोनों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेता है मिलाकर, यानी थ्योरी में प्लस प्रैक्टिकल में हाईएस्ट मार्क्स, वो सब में उस बच्चे को जो गोल्ड मेडल मिलेगा, एंड आई एम वन ऑफ दोस्त, मेरा वो स्कोर था। उसके बाद 5th प्रॉफ में जब आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में आप करते हो ना अचीव, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में मिला के हाईएस्ट, आपको एक गोल्ड मेडल तब मिलता है। अब देखते हैं हमारी क्लास में वो कौन अचीव करते हैं। उसके बाद अगर आप पूरे ओवरऑल 5 सालों में आप अगर टॉप करते हो, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिलता है उसके लिए, और वो आपको 3 मेडल मिलते हैं। एक आपको कृषि इंडस्ट्री वाले मेडल देते हैं, और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 मेडल मिलते हैं। टोटल 3 मेडल मिलते हैं उस बच्चे को जो ओवरऑल 5 सालों में टॉपर होता है ओवरऑल मार्क्स में से 45 में, वो टॉप, उसको मेडल मिलेगा, वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। और आई अचीव द फर्स्ट वन। और जब मुझे पता चला था ना कि 4th मेडल होता है, तो द मोमेंट आई एंटर्ड इन माय 4th प्रॉफ, आई एंटर्ड विद डिटर्मिनेशन कि मैंने लेना ही लेना गोल्ड मेडल, नो मैटर व्हाट। मेरे लिए ना मेरी पढ़ाई की
तीन मोटिवेशंस थी। पहले मेरी पढ़ाई की ना वजह ये है कि मैं अपने आप को ग्रूम करूं, सीखूं। दूसरी मेरी मोटिवेशन थी, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील, आई वांटेड टू मेक देम फील प्राउड। मोटिवेशन थी कि मुझे अपनी एजुकेशन में अपने डिग्री के थ्रू एक अच्छा रोजगार मिले, ठीक है। तो मेरी पहली मोटिवेशन, अल्लाह का शुक्र, मैं कम से कम 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अपनी बातों से, तो मैंने अपना पहला अचीव कर लिया, ठीक है। मेरा दूसरा जो मोटिव था एजुकेशन लेने का, दैट वाज टू मेक माय पेरेंट्स फील प्राउड। और मेरे लिए गोल्ड मेडल पुरानी बात हो गई, क्योंकि गोल्ड मेडल मुझे 4 महीने हो गए। तो जब मुझे गोल्ड मेडल मिला ना, मुझे कॉन्वोकेशन पे बुलाया गया, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, अभी भी मेरे पेरेंट्स वो मोमेंट याद करके खुश होते हैं और रोते हैं। तो आई हैव मेड देम फील प्राउड इन द बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन टू कम इनटू यूनिवर्सिटी इन माय फैमिली। और पंजाब यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट डिग्री पढ़कर उसमें गोल्ड मेडल अचीव करना वाज अ बिग थिंग, तो वो कर गए। और मेरा तीसरा इंशाल्लाह मेरा गोल है, वो इंशाल्लाह पूरा जरूर होगा, दैट आई विल अर्न गुड यूजिंग माय डिग्री इंशाल्लाह। तो मंजूर भाई एक सवाल कहा कि अगर मेरे जहन में एक बात आई, मेरे जहन से पहले आई एम सॉरी, मेरे जहन में आया ना कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है गोल्ड मेडल, तो इट बिकेम पॉसिबल फॉर मी। जो चीज आपके जहन में आ गई है और आपके जहन में स्टक हो गई है, आप उस पे प्रोसेस आप पे अमल करना शुरू करो, यू विल गेट दैट बाय ऑल मीन, इंशाल्लाह यू विल गेट दैट। आपके जहन में आनी चाहिए बस चीज, जहन में आ गया 1 करोड़ रुपया कमाना अगले साल में, बस हो गया, डू नॉट वरी, जस्ट वर्क फॉर इट। जो चीज जहन में आ गई है, स्टिक विद इट एंड वर्क विद इट, यू कैन डू दैट। ओके मनीप भाई, एक और सवाल था कि क्या अगर किसी की सप्ली आ जाए 4th ईयर, मतलब 3-4 सालों के पीछे, तो क्या उसको भी गोल्ड मेडल मिल सकता है अगर वो 4th ईयर में मेहनत करे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मैंने ये सुना था अगर आपके फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में अगर आपकी सप्ली है, डज नॉट मैटर। फोर्थ में अगर आप इंडस्ट्री में ओवरऑल टॉप करते हो, इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, आपको मिलेगा मेडल। आप पिछले 4 साल में सप्लियां लेते आ रहे हो, 5वें साल में भी आपके एक सब्जेक्ट में सप्लियां हैं, लेकिन आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जो कि 5वें साल का एक सब्जेक्ट है, उसमें आप दोनों थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में टॉप करते हो, आपको मेडल मिलेगा। लेकिन जो ओवरऑल मेडल है ना, आप उस रेस से निकल जाते हो। जो ओवरऑल मेडल मिलेगा ना, चाहे आपके हाईएस्ट बन भी जाते हैं सप्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट्री लेकर, यू कैन नॉट गेट दैट, you lose the mark, you lose the chance of that. अच्छा मनीप भाई, आखिर में एक सवाल बस पूछ के फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं कि सप्ली वालों को आप किस तरह हौसला देंगे? क्योंकि बड़े बच्चे हैं फिलेटरी कॉलेज वाले, तो बड़ी सप्लियां आती है, तो उनको हौसला वगैरह दें कि क्या बात है और किस तरह अपने आप को आगे लेकर चले। देखो, मेरा ख्याल है यहाँ पर माइंडसेट का, belong to an affiliated college to see that उनका सिस्टम, उनके बच्चे हमसे प्रायर है। नो, वी ऑल आर इक्वल। अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली, हम दोनों की अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। हम दोनों का जो प्ले ग्राउंड है जिसपे हमें खेल खेलने की, वो डिफरेंट। मुझसे स्टडी मतलब करना थोड़ा मुश्किल है, तो शुरू करें। Why that student waits for the last month? अब वो अपनी एजुकेशनल कैपेसिटी में कम होने के बावजूद भी अगर आखिरी महीने का वेट करता है, तो उस बच्चे की हिमाकत है। अगर पूरा साल अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी अगर सप्ली आ जाती है, तो हुसैन अब्दुल्ला इज द बेस्ट जो है ना आपके लिए एग्जाम्पल है। तो बंदा बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट करता है और गाइड करता है कि हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ दिस फियर ऑफ सप्ली। मुझे भी पर्सनली बहुत डर लगता है, आई वुड नेवर लव टू गेट अ सप्ली। तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव दैट गुड मोटिवेशन। हुसैन अब्दुल्ला के साथ यू कैन हैव अ सेशन अबाउट दैट। जी मनीप भाई, इसमें हमारा भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, बाकी अल्लाह खैर करे। तो आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, बस इसमें यही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह ताला जो है, अल्लाह इज ऑलवेज बेस्ट ट्रेनर। मैं तो अपने आप को इस तरह मोटिवेट करता हूँ। Exactly. अब आप लोग बिलीव करो, देयर इज नो सेकंड और थर्ड पोजीशन इन ओवरऑल रिजल्ट, नो देयर इज नो। अब जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उसमें आपके पास सिर्फ एक विनर होता है, दैट इज द टॉपर, और उसको गोल्ड मेडल मिलता है। हाँ, आपके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो फर्स्ट 5 टॉपर्स होते हैं ना,
उनको डिस्टिंक्शन लेटर मिलता है, मेडल नहीं मिलता उनको। पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन, अब ये बच्चे जो सुन रहे हैं मोटिवेटेड रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मेन कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है साल में एक दफा, जिसमें पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी जितनी कराई थे पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो सब आते हैं। आपको फैसल ऑडिटोरियम में इन्विटेशन, मुझे इस दफा इन्विटेशन मिला था तो मैं गया था अपना फॉर्मेट रिसीव करने। तो आपको फैसल ऑडिटोरियम बुलाते हैं और जो आपके बैच के पहले 5 टॉपर्स होते हैं ना, फर्स्ट वाले को तो गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। बाकी जो 4 बच्चे होते हैं विद द फर्स्ट, जो फर्स्ट अचीवर होता है उसको मिलते हैं डिग्री के साथ सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन होता है कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में इस बैच में सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वीं पोजीशन तक होते हैं वो, और दैट इज ऑल्सो अ बिग ऑनर। तो आप उसको, उस ऑनर को भी आप छोटा मत समझेगा। यू वर्क हार्ड, वो चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो। गोल्ड मेडल के लिए भी सेम क्राइटेरिया कि अगर आप प्राइवेट से बिलोंग करते हैं, बीयू से बिलोंग करते हैं, नो मैटर, आपको टॉप करना है बस। अगर लोअर कॉलेज में से कोई बच्चा फोर्थ प्रॉफ में इंडस्ट्री में पेपर प्लस थ्योरी में हाईएस्ट गेन कर जाता है तो ही विल गेट द मेडल, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यू आर ओपन टू द मेरिट फ्रॉम ऑल साइड्स। सेकंड, आई थिंक सप्ली में और नॉलेज डेवलप, नॉलेज की बात नहीं है बच्चे, या प्रोबेबली यू आर एग्जैक्टली राइट, नॉलेज डेवलप होता है। मतलब मैंने एक बुक एक दफा पढ़ी है, आपने वो 2 दफा पढ़ी, तो फैशन दैट नॉलेज देन मी। लेकिन आप ये समझे कि मैंने अच्छा सप्ली आने की 2 रीजन हो सकती है। एक तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की थी, इसका मतलब क्या है कि अगली दफा परफॉर्मेंस अच्छी करे, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन देखो मेरे साथ तो ज्यादती हो गई, मुझे तो रिजल्ट नहीं हो मिला दैट आई वाज एक्सपेक्टेड। तो ये जो चीज है, इस चीज को कहते हैं हुज़न, कि आपको ना खौफ करना चाहिए ना हुज़न करना चाहिए। मतलब प्रोबेबली अल्लाह ने आपके नसीब में ये छोटी सी ठोकर लिखी थी ताकि इस छोटी सी ठोकर से अल्लाह आपको थोड़ा सा टेस्ट करे और फिर आपको कहाँ ले जाए। आप बच्चे बिलीव नहीं करोगे कि फाइनल प्रॉफ में और पिछले सालों में मैंने कुछ ऐसा टाइम भी देखा है विद माय एजुकेशन कि आई एम अ पर्सन हु नेवर गेट डिप्रेस्ड, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लाइवली पर्सन, लेकिन मतलब समटाइम्स आई बिकेम सो डिप्रेस्ड, सो एंग्शियस, मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी आप यकीन नहीं कर सकते। मेरी लाइफ में ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, फिर ये भी खराब हो गया, लाइफ इतनी मल्टीपल जगहों से खराब हुई भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्लमंद था, मैंने सब्र किया, गिला नहीं किया, ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे, अब जब अल्लाह ने मुझे रिवॉर्ड दिए हैं इन टर्म्स ऑफ ये 100 बच्चे, ये 100 जो मेरे एक लिंक देने पर 10 उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है और 100 बच्चे और हैं जो बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मुनीब भाई ने हमें लिंक लेट भेजा है। मैं लेट किसी को नहीं भेजा, मैंने सबको लिंक ऑन टाइम भेजा था। दोज हु जॉइंड इट दे गॉट इट। तो देखो ये रिस्पेक्ट, ये गोल्ड मेडल, ये डिक्लेमेशंस में ट्रॉफीज मिलना, तो पोजीशंस लेना, ये सब कुछ मेरे उस सब्र का रिवॉर्ड मैं फील करता हूँ। मल्टीपल जगहों से अल्लाह ने कामयाबियां दी हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जो अब सक्सेस है वो मुझसे संभाले नहीं संभलती। तो फॉर एग्जाम्पल द सप्लीमेंट्री पीरियड इज bit of your life when Allah wants to test you, and when you just go through this period with patience, फिर आप बस वेट और दैट इज कमिंग योर वे। तो आपके प्लान्स का नहीं पता, मतलब अल्लाह इज सो बेनिफिशियल, आप कर सकते हो, आपको किसके जो बात करेगा। और अगर एफिलिएट कॉलेज का कोई बता तो अगर है तो ask question what should we reply? Sorry sir, ये मैंने ये टॉपिक नहीं किया। Yes, it can be कि sir I could not cover this topic, और he will not ask आपने क्यों नहीं पढ़ा, he will move to the next question। लेकिन अगर आप उसको एफिशिएंसी मारकर गलत जवाब दोगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो फिर आपको वहां से सवाल पूछेगा कि ही विल, मतलब इफ यू फ्रस्ट्रेट हिम, फॉर एग्जांपल ही आस्क यू कि आई एम नॉट गेटिंग एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कि डब्बी में मिसाल आती है, आपको नहीं पता बिकॉज ये कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं है, ये सवाल इंफॉर्मेशन है, ये बातें याद रखें।
आपको पता है, वो दो तरह के सवालों से असेस करता है। एक सवाल होता है दैट रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट, जो कि आपको आना चाहिए, और एक होता है दैट रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल कितने थे, 1 2 3 4 5 8 होते हैं। अब आपको नहीं पता तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको ना भी आए तो खैर है, उसे खुद पता है। लेकिन देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच आर द क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं ज़हन में आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो सर सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। तो अच्छा, पहला तो वो किसी नहीं पूछता आपने कहाँ से पढ़ा। आपका आंसर यही नहीं होना चाहिए कि सर मैंने गाइडेंस से पढ़ लिया तो नो, ये क्वेश्चन शुड बी सर मैंने टीचर्स की स्लाइड्स को अपना प्राइमरी सोर्स रखा फॉर माय स्टडी। उसके बाद सर मैंने डिफरेंट बुक्स से कंसल्ट किया है जिनमें एक दो ऑफिशियल बुक्स के नाम ये हैं। मतलब यू नीड नॉट टू, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट कॉन्फिडेंस एंड द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ योर आंसर। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करते हो। इंटर्नशिप सोर्स का गाइड करने कैसे करें। इंटर्नशिप आपको सिंपल है, आपको इंटर्नशिप के लिए पहले तो अश्योर करना है कि जहाँ आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो वो इंटर्नशिप अलाउ करते भी हैं कि नहीं करते। अगर वो इंटर्नशिप अलाउ करते हैं कि क्लिनिक्स पे इंटर्नशिप नहीं कराते, फैकल्टी पे कराते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के अपने टीचर के पास एप्लीकेशन लेके सर मुझे यहाँ इंटर्नशिप करनी है, वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे। वो एप्लीकेशन आपको अपने एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवानी है। अपने एडमिशन ऑफिस से आप अप्रेंटिस लेटर ले लोगे, कि अप्रेंटिसशिप लेटर कि हमारी यूनिवर्सिटी इस बच्चे को आपकी फार्मेसी पे इंटर्नशिप करने के लिए भेज रही है। दैट्स द वे। सो हमें कॉल एट द टाइम ज़्यादा हो गया। Exactly, I guess like it's so much. तो मेरा ख्याल है कि बोल क्या गाइड अबाउट फिजिकल फार्मेसी। अभी आई कैन नॉट फिजिकल फार्मेसी के लिए आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट मॉर्निंग या फर्स्ट इवनिंग जो फार्म्स कॉलेज के हैं उनसे आप डायरेक्ट रब्ता करें कि टीचर्स ने कौन कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी के साथ करवाए हैं। आप प्रायोरिटी के साथ पहले वो टॉपिक्स करें, उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएं आप उनको रीड करें। दैट्स इट। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल। कहाँ करनी चाहिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से करनी चाहिए। सवाल खत्म नहीं हो रहे, अभी हम मीटिंग खत्म करने लगे तो सवाल आ रहे हैं। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ग्रुप में पूछ सकते हैं सवाल इनका। और हम उसका आंसर किए बगैर कट ऑफ देते। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपके भी जहन में आएंगे ना, आपको अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है जी जी। मेरा ख्याल है मेरा नेटवर्क भी खराब हो रहा है। ओके बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह आपके लिए खूब आसानियां फरमाए। मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो। ओके भाई, थैंक यू सो मच आपका, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ ग्रुप में। अल्लाह हाफिज बच्चों।